हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र के पास से एक नहर बहती है। रोज की तरह लोग नहर के बगल में जो एक रोड बनी हुई है उससे आ जा रहे थे। मॉर्निंग का समय था, ज़्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और कुछ लोग अपने काम धंधे पर जा रहे थे। 30 मई 2025 का ये दिन था और उसी समय लोगों की नज़र पड़ती है कि झाड़ियों के पास में एक सूटकेस फंसा हुआ है। और जब लोग उस सूटकेस को देखते हैं तो पास में जाकर के जब उसको देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस सूटकेस से खून बह रहा है। और खून बहता हुआ देख करके वहाँ पर जो लोग थे, जो लोग वहाँ से आ जा रहे थे, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि नहर के पास में झाड़ी में एक सूटकेस फंसा हुआ है और उस सूटकेस से खून बह रहा है। जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है वो उस जगह पर पहुँचते हैं और फिर सूटकेस को बाहर निकालने के बाद उसको खोल करके देखते हैं। जैसे ही वो खोल करके उसको देखते हैं तो उनको दिखता है कि एक महिला की लाश उस सूटकेस के अंदर पैक की गई है। जो लाश थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उसको देख करके यही लग रहा था कि इसकी मौत जो हुई है वो कम से कम 2-3 दिन पहले हुई है और इसके बाद इसको इसमें पैक करके यहाँ फेंक दिया गया है और इसकी हत्या दूर कहीं किसी और जगह पर की गई है। अब पुलिस वालों के पास ऐसा कोई भी सुराग नहीं था जो इस महिला की पहचान कर सके कि ये महिला कौन है और यहाँ पर कैसे आई। तो कौन थी ये महिला जिसकी सूटकेस में लाश मिली थी और इस ब्लाइंड केस को पुलिस कैसे सॉल्व करेगी? आने वाले समय में आपको इस पूरी कहानी के बारे में जब पता चलेगा तो आपको एक बार फिर से आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे लोग आजकल प्यार करते हैं और फिर प्यार में धोखा देते हैं और केवल छोटी छोटी बातों के लिए। जब उनका मन भर जाता है तो वो अपने पार्टनर को धोखा दे देते हैं। अब ये पार्टनर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है और यहाँ पर जो पार्टनर है वो एक लड़की है। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। अब पुलिस वालों के सामने ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था कि ये जो लाश मिली है सूटकेस के अंदर वो किसकी है, क्योंकि उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद पुलिस वाले जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, क्योंकि नहर के पास तक आने के लिए वहाँ पर जो रोड फॉलो की गई थी उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे होंगे उसमें यह व्यक्ति जरूर कैप्चर हुआ होगा जो इस सूटकेस को लेकर के यहाँ पर आया था। और इसके बाद पुलिस वाले एक नहीं दो नहीं लगभग 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हैं। और इसी बीच में जो पिलखुआ थाने की पुलिस थी वो आसपास के जितने भी थाने थे वहाँ पर इस महिला की जो फुटेज है उसको भेजते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपके थाने में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज हुई है। तभी पुलिस वालों को ये पता चलता है कि दिल्ली के मयूर विहार में 28 मई को एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उस महिला का नाम है मिथिलेश। पुलिस की टीम इमीडिएट मिथिलेश के परिवार वालों से कांटेक्ट करती है और उनको बुलाती है और उनसे कहती है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप लोग आकर के चेक कर लीजिए, शायद ये आपकी बेटी तो नहीं है। तो जब मिथिलेश के परिवार वाले यहाँ पर पहुँचते हैं उस डेड बॉडी को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी मिथिलेश ही है। और इसके बाद पुलिस वालों के सामने अब ये बात क्लियर हो गई थी कि सूटकेस में जो लाश मिली थी वो मिथिलेश की थी, जो कि 28 मई को अपने घर से निकली थी लेकिन फिर वापस अपने घर नहीं पहुंच पाई थी। और जिसके बाद उसके परिवार वालों ने उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दिल्ली के मयूर विहार थाने में दर्ज कराई थी। लाश की पहचान होने के बाद पुलिस वाले उनके जो परिवार वाले थे मिथिलेश से उनसे पूछताछ करते हैं और उनसे कहते हैं कि मिथिलेश 28 मई को आपसे क्या कह करके निकली थी। तो परिवार वाले बताते हैं कि उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था कि वो कहाँ जा रही है, उसने केवल सिर्फ ये बताया था कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही है और उससे उसको बहुत ही ज़रूरी काम है और उस दोस्त के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके बाद जो उनके परिवार वाले थे वो पुलिस वालों को उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं जिसके यहाँ जाने के बाद कह के मिथिलेश अपने घर से निकली थी। मिथिलेश के परिवार वालों ने जिस पते को बताया था वो पता भी दिल्ली का ही था और पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं और इसके बाद सत्येंद्र नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। सत्येंद्र के बारे में मिथिलेश के परिवार वालों ने पुलिस को यह बताया था कि सत्येंद्र और मिथिलेश एक दूसरे के दोस्त थे और उनके बीच में शायद प्रेम संबंध भी था, लेकिन क्या ये था इसके बारे में उनके परिवार वालों को नहीं मालूम था। लेकिन ये उन्होंने जरूर बताया था कि मिथिलेश और सत्येंद्र एक दूसरे के दोस्त थे और काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। और इस वजह से जब पुलिस वाले सत्येंद्र के घर में पहुंचते हैं तो उससे पूछताछ करते हैं और उससे कहते हैं कि 28 मई को क्या मिथिलेश तुमसे मिलने आई थी। तो वो कहता है नहीं नहीं, वो तो मेरे पास आई नहीं थी, उसने फ़ोन तो जरूर मेरे उससे किया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, लेकिन वो मेरे घर नहीं आई थी। और इसके बाद वो पुलिस वालों को गुमराह करना शुरू कर देता है, क्योंकि पुलिस के पास भी इस समय कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि सत्येंद्र ने ही कुछ किया है मिथिलेश के साथ या मिथिलेश उस दिन उसके घर में आई थी। साथ ही साथ पुलिस वालों के पास उसका मोबाइल भी नहीं था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके मोबाइल नंबर जो था मिथिलेश का उसको जांचना शुरू करते हैं। तो जब उसकी वो जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉल तो की गई है मिथिलेश के द्वारा सत्येंद्र को, लेकिन वो यहाँ पर पहुंची है इसके बारे में कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। और यदि केवल कॉल की है वो यदि यहाँ पहुंची नहीं है तो इस बेसिस पर वो सत्येंद्र को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद पुलिस वाले अपना लास्ट पैतरा अपनाते हैं, वो था सीसीटीवी फुटेज। वो लोग क्या करते हैं कि सत्येंद्र के आसपास के जो रास्ता था
वहाँ पर दोनों तरफ जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको चेक करना शुरू करते हैं। और ये जो काम किया था पुलिस वालों ने, वही आगे चल करके सत्येंद्र को उसके गुनाहों की सज़ा दिलाने वाला था। पुलिस वाले जैसे ही 28 मई का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उनको देर रात पता चलता है कि जो सत्येंद्र है अपने साथ एक ट्रॉली बैग लेकर के निकल रहा है और वो पैदल पैदल वहाँ से निकल करके जा रहा है। और वो जो ट्रॉली बैग थी वही नहर के किनारे मिली थी और उस ट्रॉली बैग के अंदर ही मिथिलेश का शव मिला था। तो अब पुलिस वालों को ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया था कि कहीं ना कहीं ये जो सत्येंद्र है उसी ने मिथिलेश की हत्या की है और हत्या करने के बाद में इसको वहां पर जाकर के फेंक दिया है। पुलिस वाले अभी सीसीटीवी फुटेज को सत्येंद्र को दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई अब तुम ज़्यादा उड़ना बंद कर दो, हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया है। और सत्येंद्र जैसे ही सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसके पैरों तले की जो जमीन थी वो खिसक जाती है कि उसको अब पता चल गया था कि अब वो फंस चुका है और उसने ही मिथिलेश की हत्या की है और इसके पीछे की जो पूरी कहानी थी वो पुलिस वालों के सामने रख देता है। सत्येंद्र पुलिस वालों को बताता है कि कुछ साल पहले उसकी मिथिलेश से दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे जो दोस्ती थी एक दूसरे से मिलने जुलना और प्यार में तब्दील हो जाती है। सत्येंद्र और मिथिलेश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो दोनों प्लान बना रहे थे कि आगे चल करके वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन इसी बीच में मिथिलेश की तबीयत खराब हो जाती है और उसके किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट कराया जाता है तो वहाँ पर जो मिथिलेश है वो सत्येंद्र को अपने परिवार वालों से मिलाती है और बताती है कि यह मेरा एक क्लोज फ्रेंड है। हॉस्पिटल वो पहली जगह थी जहाँ पर मिथिलेश ने सत्येंद्र को अपने परिवार वालों से मिलाया था। तो इसके बाद परिवार वालों को ये जरूर लग गया था कि मिथिलेश का सत्येंद्र के साथ कोई रिलेशन जरूर है। लेकिन उनके बीच में जो रिश्ता था उससे परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मिथिलेश की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो उससे वहाँ पर मिलने के लिए आया था और उसका पूरा ख्याल रख रहा था। और इसी बीच में वो बताता है सत्येंद्र कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में उसको पटियाला जाना था, कंपनी का कुछ काम था और इस वजह से वो पटियाला में लगभग 5 महीने तक वहाँ रुका था। और वो जब भी मिथिलेश को कॉल करता था तो उसका जो मोबाइल था वो बिजी आता था और इसकी वजह से उसको अब उस पर शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं मिथिलेश जो है अब किसी दूसरे के चक्कर में आ गई है। और जब से वह दिल्ली से पटियाला आया है तो जो मिथिलेश है उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है और वो ना तो अब उससे अच्छे से बात करती थी, ना ही उसके फ़ोन का रिस्पॉन्स करती थी। और जब भी वह उसको रात में कॉल करता था, जब भी वो काम से फ्री होता था उसको कॉल करता था तो वह उसका फ़ोन पिक नहीं करती थी। और जब ये सब बातें सत्येंद्र के साथ हो रही थी तो उसका पटियाला में मन नहीं लगता है और वह सीधे पहुंच जाता है दिल्ली में। और दिल्ली में पहुंचने के बाद में वह मिथिलेश को बुलाता है और मिथिलेश से मिलता है। मिलने के बाद में उससे कहता है कि भैया तुम सबसे पहले अपना फ़ोन दिखाओ। तो जो मिथिलेश थी अब सत्येंद्र को अपना फ़ोन दिखाने से नानिकोर करती है और उसने उसमें लॉकिंग पैड भी डाल दिया था कि भैया लॉक है, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो अब सत्येंद्र को इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि मिथिलेश अब किसी और के चक्कर में है, वो उससे प्यार नहीं करती है। और इसी बीच मिथिलेश ने सत्येंद्र को 5.5 लाख रुपए के आसपास उधार दिए थे काम के लिए और अब वह उसके ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे कि उन 5.5 लाख रुपए में से जो 2 लाख रुपए हैं वो तुम मुझे वापस करो। सत्येंद्र के पास उस समय 2 लाख रुपए नहीं थे और वो लगातार मिथिलेश को मना कर रहा था कि मैं तुम्हारे पैसे लेकर के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे पैसों को पूरा का पूरा रिटर्न कर दूंगा। लेकिन जो मिथिलेश थी वो लगातार उसके ऊपर दबाव बना रही थी और इसी बीच 28 मई 2025 को वह पहुंच जाती है सत्येंद्र के घर में और वहां पर जाकर के उससे कहती है कि भाई मुझे 2 लाख रुपए की अर्जेंट ज़रूरत है, मुझे अपना इलाज कराना है और तुम ये पैसे मुझे आज ही दो। और इसके बाद क्या होता है, सत्येंद्र और मिथिलेश के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सत्येंद्र गुस्से में आकर के उसके दुपट्टे से मिथिलेश का गला दबाने लगता है और वह गले को इतना तेज़ी से दबा देता है जिसकी वजह से मिथिलेश की डेथ हो जाती है। जैसे ही मिथिलेश की डेथ हो जाती है तो उसको लगता है कि अरे मैंने अब ये क्या कर दिया है। और उसके बाद सत्येंद्र के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब उसको उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था। तो वह अपने घर में ही रात का वेट करने लगता है और वह वेट करता रहता है कि जैसे ही रात होगी तो वह इसकी डेड बॉडी यानी कि जो मिथिलेश की डेड बॉडी है उसको ले करके निकलेगा, वो कहीं जा करके ठिकाने लगा देगा। और वह मनी मन प्लान बना रहा था कि क्या करे। और इसी बीच में उसके घर में एक सूटकेस पड़ा हुआ था। वह सूटकेस में मिथिलेश की जो डेड बॉडी थी उसको पैक करता है। अब वो जो डेड बॉडी थी वो उसमें आ नहीं रही थी, तो इसके बाद वो क्या करता है, उसके मृत शरीर को तोड़ मरोड़ करके उसमें फिट कर देता है और फिट करने के बाद में बंद कर देता है। फिर जैसे ही देर रात होती है तो वह उसकी डेड बॉडी को ले करके बाहर निकल जाता है अपने घर से। और उसके बाहर निकलने का जो पूरा टाइम था वो वहाँ पे उसके घर के पास जो एक सीसीटीवी कैमरे लगा था उसमें कैप्चर हो रहा था और इस बात का उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो वहाँ से उसकी डेड बॉडी को सूटकेस में रख करके निकलता है और इसके बाद अपने कार में बैठता है और कार में बैठने के बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर के निकल चलता है। अब उसको यह भी अंदाज़ा नहीं था कि उसको इसकी बॉडी को लेकर के जाना क्या है। और इसी बीच में दिल्ली से हापुड़ जाने के लिए वो रास्ता पकड़ लेता है। बीच में टोल टैक्स भी पड़ता था। अब यदि सत्येंद्र अपनी कार लेकर के टोल टैक्स जाता तो वहाँ पर भी वो पकड़ जाता है। तो इसके बाद वो दिल्ली से हापुड़ के बीच में जितना भी इधर उधर का रास्ता था, जो साइड से होकर के जाता है, मेन हाईवे से होकर के नहीं जाता है, उसको पकड़ता है। और इसके बाद वो हापुड़ में एक नहर के किनारे पहुँचता
है जो पिलखुआ थाना क्षेत्र में आती थी। और यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि ये सेफ जगह है और वहाँ पर वो जो उसकी डेड बॉडी है जो उसने पैक किया था सूटकेस के अंदर, वहाँ पे उसको फेंकता है। और फेंकने के बाद में जो मिथिलेश का मोबाइल था उसको भी वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और डिस्ट्रॉय करने के बाद में वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सुबह जब नहर के किनारे गाँव वाले घूम टहल रहे थे और अपने कामकाज के लिए जा रहे थे तो उनकी नज़र पड़ती है सूटकेस के ऊपर। और वो लोग सूटकेस देखने के बाद में पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, जहाँ पर यह पता चलता है कि ये जो महिला सूटकेस के अंदर है वो मिथिलेश है। और अब जो मिथिलेश का हत्यारा है उसका प्रेमी सतेंद्र, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है कि हाँ उसी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे मिथिलेश सतेंद्र से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसी बीच उनके बीच में एक छोटी सी बात को लेकर के अनबन हो जाती है। और जब वो अपने पैसे को मांगना शुरू करती है सतेंद्र से, तो सतेंद्र पैसे लौटाने के बजाय उसकी हत्या कर देता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप लोग यदि अपने पैसे किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है और सामने वाले की औकात से बहुत ऊपर है, यानी कि आपको लगता है कि ये वापस नहीं कर पाएगा, तो प्लीज़ आप सीधे ना कर दीजिए और ऐसे व्यक्ति को पैसे मत दीजिए। क्योंकि ये व्यक्ति आपके पैसे लेने के बाद जब आपको वापस लौटाना होगा तो ये व्यक्ति आपको पैसे वापस तो नहीं लौटाएगा बल्कि आपके साथ कुछ गलत काम जरूर कर देगा। इसलिए पैसे किसी को भी उधार देने से पहले 100 बार जरूर सोच लीजिए और इसके बाद ही पैसे को उधार दीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।